हेलो एवरीवन। आज हम क्लास के अंदर बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई बट इन केस ऑफ गुड्स इफ रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। अभी जो अपन ने जो दो प्रोविजंस पढ़े थे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 एंड 13 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। क्या बात की थी हमने? व्हेन सप्लायर लायबल टू पे जीएसटी, क्योंकि हम पता है कि जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है। और सप्लाई जब भी होगा दो लोग होंगे, एक देने वाला एक लेने वाला। देने वाले को क्या बोलेंगे? सप्लायर, और लेने वाले को क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट। तो ये सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, वो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एंगल बदल के। और एंगल क्यों बदलना है? रीजन रेसिपिएंट इज लायबल, मतलब आपको यहां पे सप्लायर के एंगल से नहीं देखना। सप्लायर थोड़ी जीएसटी पे कर रहा है, तो जीएसटी कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट। तो आपका जो नजरिया होना चाहिए वो रेसिपिएंट की तरफ नजर होनी चाहिए कि रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल कब। अपन डायरेक्टली एग्जांपल से आते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज ए सप्लायर, देयर इज ए रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने ऑर्डर दिया 25 जुलाई 2025। पहले इंपॉर्टेंट बात हम गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स की बात कर रहे हैं। और गुड्स के केस में जनरली सप्लायर ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है, रेसिपिएंट नहीं। बट दे आर सर्टेन कैटेगरीज, पूरा चैप्टर है रिवर्स चार्ज का। दे आर सर्टेन कैटेगरी, दे आर सर्टेन गुड्स विच आर नोटिफाइड। तो जिन गुड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है वहां सप्लायर जीएसटी नहीं पे करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। और यहां पे वन ऑफ द एग्जांपल दे रखा है लाइक कैस्यू नट, काजू। कभी खाया होगा तुमने भी। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? जो कैस्यू नट है, जो काजू है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पे रेसिपिएंट ने सप्लायर को ऑर्डर दिया, भैया इतना काजू चाहिए। और सप्लायर ने क्या किया? बिल बनाया 20 जुलाई 2025। एंड देन सप्लायर ने रिमूव किया 29 जुलाई 2025। और रेसिपिएंट ने रिसिप्ट किया 4 अगस्त 2025। एंड देन रेसिपिएंट ने क्या किया? पेमेंट दिया 3 सितंबर 2025। और सप्लायर ने रिसीव किया फ्यूचर में कभी। अब आपको ये एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखो। अपन ने जब सेक्शन 12(2) पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, वहां पे ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीएसटी कौन पे कर रहा है? सप्लायर। और जब सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है तो हम क्या बात करते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस में रिमूवल या डिलीवरी आ जाता है। याद आया? क्योंकि जीएसटी कौन पे कर रहा है? सप्लायर। जब सप्लायर जीएसटी पे करेगा तो आप क्या बोलोगे कि सप्लायर ने बिल कब बनाया, सप्लायर ने माल कब रिमूव किया। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जैसे अपन बोलते हैं कि रिमूवल या डिलीवरी ऑफ गुड्स। समझ में आ रही बात? लेकिन ना 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 ना, तुम्हें तो जीएसटी पे करना ही नहीं है ना। जीएसटी किसको पे करना है? तो रेसिपिएंट के एंगल से आपको क्या दिख रहा है? इतने माल कब रिसिप्ट किया, माल का पेमेंट कब किया। यहां पे आपकी लैंग्वेज चेंज रहेगी। यहां पे जो आपकी लैंग्वेज होगी वो ये नहीं होगी कि भैया बिल कब बनाया। बिल तो सप्लायर बनाता है ना, तो बिल का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। क्या डेट इंपॉर्टेंट है? माल कब आया। जैसे अपन वहां पे क्या बोलते हैं? माल कब रिमूव किया। वहां रिमूवल की बात करते थे, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर जीएसटी पे करा था। यहाँ पे जीएसटी कौन पे करा है? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के एंगल से आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ अच्छा, क्या माल, गुड्स। तो जब गुड्स आपकी फैक्ट्री या गोडाउन के अंदर आपने फिजिकली रिसिप्ट किया तो दैट इज द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ द पेमेंट मेड, मतलब रेसिपिएंट ने पेमेंट कब दिया। अब वहां बात करते थे कि सप्लायर ने पेमेंट कब रिसीव किया, क्योंकि सप्लायर जीएसटी पे करा था। यहां पे कौन जीएसटी पे करे? रेसिपिएंट। तो वी आर यूजिंग अवर डेट ऑफ पेमेंट मेड बाय रेसिपिएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे एक वर्ड और आएगा, एक कंसेप्ट और आएगा। यदि रेसिपिएंट अपनी बुक्स में रिसिप्ट की एंट्री दिखाई ही नहीं, मतलब वो लेट कर दे जानबूझ के और पेमेंट भी लेट कर दे, तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। और जनरली गुड्स के केस में ज्यादा डिले भी नहीं होता। सामने वाला बार फोन करता है, भैया आगे भी तो मुझे पेमेंट देना है। ये बात आपने सुना होगा, कभी कोई क्रेडिट बिल आया होगा, धीरे पेमेंट दे दो यार, आगे दूंगा, मैंने भी कहीं से माल मंगवाया है, मैं कहां से दूंगा रे भैया।
तो मीन जनरली 30 डेज 1 मंथ के अंदर क्या होता है, पेमेंट हो जाना चाहिए। तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 3 डेट है, बताता हूं कितनी डेट आपको ध्यान देनी है। हम पढ़ क्या रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, गुड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सर्विसेज की बात अभी आगे बताऊंगा। यदि आपने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की वो बात अपन आगे करेंगे, अभी अपन सिर्फ ओनली इन केस ऑफ गुड्स। और कौन, सप्लायर नहीं, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो जीएसटी का लायबिलिटी कब राइज होगा, व्हाट वुड बी द टीओएस, टीओएस टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मतलब रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। पहला डेट क्या होगा, डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। क्या होगा पहला, माल कब आया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया अपना, पॉइंट नंबर 1 के अंदर पॉइंट नंबर ए था डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स कंपेयर विथ रेसिपिएंट क्या करेगा, पेमेंट। तो क्या यूज करेंगे वर्ड, डेट ऑफ पेमेंट। पहला क्या अपन ने बोला, डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा अपन ने क्या बोला, डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट भी दो हो सकती है, तुम में से कोई ट्राई करेगा, डेट ऑफ पेमेंट दो क्या हो सकती है, रेजिडेंस 1 2। क्लास में आने का वजह यही है, लप्पे मारने। मैं पहले ही बोला, जितने आप लप्पे मारना सीखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे उतना बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने मन से लिखना है। याद करके, इतना याद करके आप कभी सीरियस नहीं बन सकते, ये बात हमेशा याद रखना। और मेनली वो बच्चे जो दोनों ग्रुप साथ में रहते हैं, दोनों ग्रुप वाले बच्चे रट्टू तोता नहीं होते, बिल्कुल पागल होते जंगली, जो सुबह से लेकर रात तक ही पढ़ते रहते हैं 24 घंटे ही, और जिनकी कोई लाइफ ही नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, 1.5 2 साल पढ़ते हैं, बात अलग है। यदि वो बच्चे जो मस्ती भी करते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, तो फिर आपको लप्पा सीखना बहुत जरूरी है। मैं रोज एक ही बात बोलता हूं, जो स्टाइल डेट और रिसिप्ट में थी, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो आपने सप्लायर के एंगल से बात की थी, तो वही चीज रेसिपिएंट के एंगल से भी हो सकती है। यस, कोई और ट्राई करेगा इन दो बच्चों के अलावा, किसी ऊपर आती नहीं कि इतनी बड़ी क्लास में। 3 तुम बताओ, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मैंने बताया नहीं अभी तक, डेट ऑफ पेमेंट नहीं 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 नहीं, तुम बताओ बेटा, नहीं तुम बताओ। जैसे पर डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पढ़ाता हूं, वहां पे 2 डेट थी ना अलग अलग, कौन सी, जब सप्लायर ने बुक्स में एंट्री की और जब उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में क्रेडिट बढ़ता है, यहां पे क्या बढ़ जाएगा, अपोजिट। जब रेसिपिएंट ने पेमेंट दिया, मतलब ये है कि जब उसने अपने बुक्स में एंट्री की, पेमेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं चेक दे रहा हूं, आज मैंने किसी को चेक पेमेंट दिया, किसी पार्टी को, तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन सामने वाले ने चेक बैंक में लगाया ही नहीं, तो मेरा बैंक अकाउंट, बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4 5 10 15 दिन बाद, जब भी वो चेक बैंक में लगाएगा एंड क्लियर होगा। इसका उल्टा भी ले सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है ऑटोमेटिक पेमेंट का, होता है ना। यस, आप बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे दो ऑटोमेटिक पेमेंट, तो वो जो फिक्स अमाउंट है वो इस डेट पे ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है। लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, मुझे ध्यान ही नहीं दिया, तो मींस मेरा बैंक अकाउंट पहले डेबिट हो गया और मैंने बुक्स में एंट्री 2 या 3 दिन बाद की, जब मैंने चेक किया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, whichever is earlier, इसको बोलते हैं डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट 2 होती है, जब आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, बोलो, जब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और जब आपने पेमेंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की, whichever is earlier। तो अपन यहाँ पे किसके एंगल से बात कर रहे हैं, ये तो माइनस सेट हो गया सर। रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, क्या बेटा, रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, तो कौन जीएसटी पे करेगा, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के एंगल से क्या होगा, डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। पहला पॉइंट क्या होगा, डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। दूसरा क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट। पहला क्या होगा, डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री की, पेमेंट की, कंपेयर विथ date on which the payment debited in the bank account of recipient, whichever is earlier। 2 पॉइंट हो गए, ए और बी। थर्ड, जब तक वो रीजनेबली पेमेंट कर ही देगा, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस।
31st day from the date of invoice, whichever is early. I think clear to everyone. यदि डेट ऑफ इनवॉइस गिवन नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, बाकी 2 पॉइंट हो जाएंगे। और यदि पूरा डेटा ही अवेलेबल नहीं है आपके पास ज्यादा, तो फिर आप पॉइंट नंबर 2 में आ जाओगे, वो पर आने वाले। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में 3 डेटा चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए होता है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यदि पॉइंट नंबर 1 के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं, मतलब आपका डेटा ही अवेलेबल नहीं, तो यदि आपका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, मतलब पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तब क्या करना पड़ेगा? ओनली 1 पॉइंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन पॉइंट नंबर 2 तभी एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट नंबर 1 का डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, मतलब पहला प्रेफरेंस पॉइंट नंबर 2 नहीं है, पहला प्रेफरेंस। और पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट मेड एंड थर्ड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। बोलेंगे 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर। और यदि पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, यदि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ओनली 1 डेटा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। समझ में आ गई बात? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। निर्विधिकर अपन आगे लेंगे, एक बार पहले प्रोविजन पूरा आपको पढ़ ले। तो अपन ये किसके रिगार्डिंग पढ़ा? इन रिगार्ड टू गुड्स। यही आरसीएम, यदि आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मतलब रेसिपिएंट, यदि रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, लेकिन गुड्स की जगह यदि सप्लायर क्या प्रोवाइड कर रहा हो? सर्विसेज, तो सर्विसेज के लिए आपको चलना पड़ेगा सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। ये सबको क्लियर हो गया? एवरीवन, एवरीवन कंफर्म? Section 13 subsection 3, time of supply in case of supplies of services under RCM। गुड्स नहीं सर्विसेज हो, क्या बेटा? तो वही स्टाइल जैसे अपन ने भी गुड्स के लिए पढ़ा था, वैसा का वैसा ही लिंक कर लो। किसके लिए? सर्विसेज के लिए। किसके लिए? तो पहला पॉइंट क्या होगा? इधर देखो, पहला पॉइंट क्या होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, सर आप कह रहे हो? मैं देख रहा हूं सर्विसेज कहां है? सर्विसेज फिजिकली रिसिप्ट होती है। क्या कह रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ये कि डेट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स समझ में आता है, फिजिकली दिखता है। गुड्स दिखता है ना, गुड्स दिखता है ना, सर्विसेज। पहले मेरा पढ़ाई बहुत एंटरटेन होती है, यदि आप बहुत इन्वॉल्व होकर आप पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो नींद आती रहेगी। थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे अपन, बिलीव ही नहीं करते अपन। क्या बेटा पहला पॉइंट क्या कहता है? जैसा स्टाइल आपने गुड्स के लिए अप्लाई किया वैसा ही सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल। सर्विसेज क्या होती है? इसे पहला वाला पॉइंट अप्लाई नहीं हो सकता। गुड्स फिजिकली रिसिप्ट होता है, गुड्स दिखता है, आप सर्विसेज कभी देख सकते हो नहीं, तो यहां पे पहला पॉइंट कैंसिल। तो डेट और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट तो देना ही पड़ेगा ना आपको। और डेट ऑफ पेमेंट अभी भी समझाया, क्या बताऊं वापस से? डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? जब आपने बुक्स में एंट्री की, पेमेंट की, और जब आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये भी समझ में आता है। पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रिवर्स चार्ज, अगेन बहुत सारी सर्विसेज है जिनके ऊपर एप्लीकेशन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड 15-16 सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा, विच आर नोटिफाइड। नॉर्मली कौन जीएसटी पे करता है? सप्लायर। नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। लेकिन देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जहां पे सप्लायर नहीं, यदि रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो, उसे अपन बोलते हैं रिवर्स चार्ज। एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है किसी कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड मान लो, ये तो ऊपर नीचे हो गया, इसको मान लो। तो यदि रिलायबल सिक्योरिटी सर्विसेज, यदि रिलायंस कंपनी को यदि कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करते हैं, तो रिलायंस कंपनी क्या होगी? बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी। तो कौन जीएसटी पे करेगा? सप्लायर जीएसटी नहीं पे करेगा। जीएसटी कौन पे करेगा? रिलायंस कंपनी।
देन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 में पहला पॉइंट दैट इज द पहला पॉइंट क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट. पहला पॉइंट क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि डेट और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होगा. हाँ बेटा, कोई डाउट? तेज पीछे लास्ट बेंच, तुम दोनों कुछ कंफ्यूजन है? एग्जाम्पल में कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने वो सर्विसेज तो समझा ही नहीं था ना मैं. मतलब यहाँ पे एक रिलायबल सिक्योरिटी एजेंसी है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने क्या किया? रिलायंस को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की. अभी आपको पढ़ना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की क्या क्या कंडीशन है. तो फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, तो यदि कंपनी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो सप्लायर जीएसटी नहीं पे करता. जीएसटी कौन पे करता है? रेसिपिएंट. अभी रेसिपिएंट कहां से आया वो सब आपको आरसीएम के अंदर दिया हुआ है, कुछ सर्विसेज के नाम दिए हुए. तो यहां पे मैंने एक रियल एग्जांपल दे दिया. जब अपन आरसीएम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आए. तो ज्यादा फोकस मैंने एग्जांपल पे नहीं किया, ज्यादा फोकस मैंने इस बात पे किया कि सप्लायर जीएसटी पे करेगा. जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट. और यदि रेसिपिएंट यदि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, रेसिपिएंट यदि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है इन केस ऑफ सर्विसेज, तो पहला पॉइंट क्या कहता है? डेट और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज तो होगा ही नहीं. क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट. क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट. कोई कंफ्यूजन? और डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑन विच पेमेंट डेबिटेड, whichever is earlier, whichever is. कोई कंफ्यूजन? जनरली गुड्स के केस में पेमेंट डिले नहीं होता, क्योंकि सप्लाई बार बार बोलता है भैया वो बिल दे दिया था, आगे पेमेंट देना है ना साहब. उसका फोन आ गया, दो ना यार. फॉर एग्जाम्पल कोई आर्किटेक्ट है और उसने कोई मैप बना के दिया और वो बोले मुझे आगे पेमेंट देना है. भाई बेवकूफ, तूने जो मैप बनाया. क्या किया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल मैं डांस सिखाता हूं तो मुझे किसी को पेमेंट देना ही नहीं. भैया मैं ही डांस सिखा रहा हूं, मुझे किसको पेमेंट देना है? तो सर्विसेज में क्या होता है? दे देंगे यार. कहां जा रहे? मेरे पर डाउट है तुम्हें? क्या किया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यदि आप सर्विसेज बहुत लो स्केल पे प्रोवाइड कर रहे हो, डायरेक्टली यदि प्रोवाइड कर रहे हो, तो भैया सामने वाले के बोलने के लिए कोई मौका नहीं होता. कैसे बोलेगा? तो सर्विसेज के अंदर क्या होता है? पेमेंट डिले हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन कभी करवा बोलता नहीं है, बिजनेसमैन कभी चिल्लाता नहीं है, बिजनेसमैन ज्यादा चटापटा करता नहीं, क्योंकि उसको क्या है? रिलेशन बनाने का है. क्या करने का है? बिजनेसमैन का रूल है भैया, ज्यादा बोलेगा तो क्या है? क्लाइंट ज्यादा बोल रहा है, कहीं और चले जाऊंगा मैं. तो वो खुद तो बोलता ही नहीं है ना. मैं क्या चल बात समझ में आ रही है नहीं? सर्विसेज के अंदर क्या होता है? पेमेंट डिले होता है. तो 30 डेज की जगह वहां पे 30 डेज का, यहां पे कितना है? 60 डेज, डबल. 2 महीने डिले हो जाता है. कितना टाइम पीरियड लिया यहाँ पे? 60 डेज. वहां पे क्या था? नेक्स्ट डे आफ्टर 30 डे, मतलब 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. यहाँ पे जो कंसेप्ट है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि यदि सप्लायर को बिल देना हो तो ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा इफ इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सप्लायर. यदि सप्लायर के द्वारा यदि इनवॉइस इशू किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. और ये सप्लायर को बिल बनाना ही नहीं हो, कि वैसे भी यहाँ पे तो आरसीएम है, तो सप्लायर हो सकता है कि टैक्स पे करता ही नहीं हो, रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना हो, और सप्लायर क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो. और ये सप्लायर को बिल नहीं देना तो बिल कौन बनाएगा? आवाज नहीं आ रही? बिल कौन बनाएगा? तो देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इफ इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट. और इन तीनों में से whichever is earlier. I think clear to everyone. वापस से ध्यान देते. पॉइंट नंबर 1, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पहली बात, किसके लिए अप्लाई हो रही है बात? यदि कोई भी सर्विसेज यदि सप्लाई की जा रही है और सप्लायर नहीं, कौन टैक्स पे कर रहा है? रेसिपिएंट. तो यदि रेसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट नंबर ए. आप चाहो तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो. ए में क्या आएगा? डेट ऑफ पेमेंट. पॉइंट नंबर बी में क्या आएगा? यदि सप्लायर बिल दे रहा है, इन दोनों के बीच में और है, ये दोनों पॉइंट साथ में नहीं हो सकते, दोनों की कंडीशन है. यदि सप्लायर बिल दे रहा है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और ये सप्लायर को बिल नहीं बनाना है, और बिल किसको बनाना है?
रेसिपिएंट को, तो देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट तब 61st डे नहीं आएगा। जब यदि रेसिपिएंट खुद ही यदि बिल बना रहा है तभी पॉइंट नहीं है। यदि बिल कौन बना रहा है? आई रिपीट, वन डेट ऑफ पेमेंट, जब रेसिपिएंट ने पेमेंट किया, कंपेयर विद यदि सप्लायर को बिल देने की जरूरत है, यदि सप्लायर को यदि इनवॉइस करने की जरूरत है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यदि रेसिपिएंट खुद ही यदि बिल बना रहा है, सप्लायर को बिल नहीं बनाना, तो देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट और विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। मतलब पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी दोनों साथ में अप्लाई नहीं हो सकते, दोनों के बीच में इफ है। पॉइंट नंबर बी तब एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर को बिल बनाना होगा, देन 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और यदि सप्लायर को बिल नहीं बनाना, यदि बिल रेसिपिएंट को बनाना है, तो अपन क्या कंसीडर करेंगे बेटा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। और डेट ऑफ पेमेंट तो हर केस में आपको कंपेयर करना ही करना है, डेट ऑफ पेमेंट तो आएगा ही आएगा। यदि इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जिन बच्चों को समझ नहीं आता तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला केस मतलब फर्स्ट का भी फर्स्ट का भी सेकंड। जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी पुअर हो तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यदि सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, यदि सप्लायर यदि इनवॉइस इशू करता है आरसीएम के अंदर, तो देन डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। और यदि सप्लायर को बिल नहीं देना, बिल किसको देना है? और यदि रेसिपिएंट को यदि इनवॉइस इशू करने की जरूरत है तो क्या कंसीडर किया जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट तो आएगा ही आएगा, कंपेयर विथ डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। और यहां पे इनवॉइस किसकी होगी? रेसिपिएंट की। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। समझ में आ गई बात? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। यदि रेसिपिएंट यदि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है और यदि कोई सर्विसेज यदि रिसिप्ट की जा रही है तो डेट ऑफ पेमेंट, यदि सप्लायर को बिल देना है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और यदि रेसिपिएंट डायरेक्टली यदि इनवॉइस इशू कर रहा है देन 61st डे वाली बात नहीं आएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 47, रूल नंबर 47 ए। और ये रूल नंबर 47 ए क्या कहता है कि जो भी रेसिपिएंट है उसको इनवॉइस कब तक इशू करना चाहिए? द रेसिपिएंट मस्ट इशू द सेल्फ इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब भी आप गुड्स या सर्विसेज रिसिप्ट करते हो उसके 30 डेज के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइस देना। आई थिंक क्लियर एवरीवन। कोई कंफ्यूजन? आई रिपीट, ये पॉइंट क्यों आया? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी में, इफ इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को कब तक इनवॉइस इशू करनी होती है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है, तो जब आपने सर्विसेज को रिसिप्ट किया 30 दिनों के अंदर आपको बिल बनाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? विच एवर इज अर्ली। आई थिंक पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। और यदि पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि टाइम ऑफ सप्लाई, यदि पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता, जीएसटी लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं होती, तो देन पॉइंट नंबर 2 वही सेम स्टाइल। तो बताऊंगे अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में। क्या बोला तुमने? नहीं, डेट और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, ओनली वन डेट, नो कंपेरिजन एट ऑल। यदि पूरा डेटा यदि अवेलेबल नहीं है, यदि इतना पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, यदि पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो देन द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। Now we come to the point number 3rd. Point number 3rd applicable होता है when supplier और recipient are associated enterprises. Supplier और recipient
ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। और ये सप्लायर का है आउटसाइड इंडिया। तो यदि सप्लायर इंडिया के बाहर से, यदि रेसिपिएंट यदि इंडिया में कोई भी क्या करता है, सर्विसेज अवेल्ड करता है, तो ये तो क्या हो गई? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कौन जीएसटी पे करेगा? रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। और वो तो आपको पता है कि रेसिपिएंट कब जीएसटी पे करेगा, अभी मैंने बताया। रेसिपिएंट कब जीएसटी पे करेगा? डेट ऑफ पेमेंट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। यदि सप्लायर को बिल बनाना हो और ये रेसिपिएंट को बिल बनाना हो तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यदि कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही है तो कंफर्म है, क्योंकि रिवर्स चार्ज आपको अप्लाई करना है। तो रिवर्स चार्ज तभी होगा जब इंपोर्ट होगा, जब सप्लायर इंडिया के बाहर है। क्योंकि जो सप्लायर इंडिया के बाहर है, आप उसको इंडिया में जीएसटी पे करने के लिए थोड़ी बोल सकते। कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, वो इंडिया के जीएसटी में थोड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो यदि कोई भी सर्विसेज यदि इंपोर्ट की जाती है, क्या बेटा? यदि कोई भी सर्विसेज यदि इंडिया में इंपोर्ट की जाती है तो कौन जीएसटी पे करता है? इंपोर्टर। वो तो रिवर्स चार्ज हो गया। लेकिन पॉइंट नंबर 3 तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट क्या हो? एसोसिएटेड। इंपोर्ट तो है ही, इंपोर्ट तो है ही, मीन सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में। लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन, बोथ आर एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब इजी लैंग्वेज में रिलेटेड एंटरप्राइजेस, कंसर्न एंटरप्राइजेस, आपस में कनेक्टेड है। क्या बेटा? यदि सप्लायर रेसिपिएंट यदि आपस में रिलेटेड है, कनेक्टेड है और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। तो देन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? समझ में आया पॉइंट? कि पॉइंट नंबर 3 आपको कब पढ़ना है? पॉइंट नंबर 3, in case of supply by the associated enterprises and supplier of services is located outside India। ये दोनों कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है, मतलब आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है। बट नॉट एवरी इंपोर्ट पॉइंट नंबर 3 में नहीं आता। वही इंपोर्ट पॉइंट नंबर 3 में आता है जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट क्या हो? तो मीन सप्लाई इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में, वो तो कंफर्म्ड है। लेकिन साथ में क्या है? वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। और यदि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो देन what would be the time of supply? Time of supply would be date of entry in the books of accounts, date of entry in the books of accounts of recipient, or date of payment, date of entry in the books of accounts of recipient, or date of payment, whichever is earlier। देन ये पूरा कंसेप्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 नॉर्मली इंपोर्ट है, पॉइंट नंबर 1 अप्लाई होगा। इंपोर्ट के साथ क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। क्या है बेटा? और यदि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो देन डेट ऑफ इनवॉइस वाला कंसेप्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, इनवॉइस को आप डिले कर सकते। तो देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रेसिपिएंट, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रेसिपिएंट, और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। कोई कंफ्यूजन? दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 है कनेक्टेड पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? यदि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सारा डेटा अवेलेबल है तो पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करो। लेकिन पॉइंट नंबर 1 का डेटा अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है मतलब ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यदि पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो रहा तो क्या किया जाएगा? ओनली 1, क्या? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा डेट? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। अब बेटा क्या डाउट है? नहीं, तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि में जनरली बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, तो तुम कुछ डिफरेंट वे में सोच रही होगी, इसलिए डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट है मतलब? ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन? कोई डाउट?
अपन एक साल क्वेश्चन ले लेंगे अब। यस, अपने हाथ दो प्रोविजन कंप्लीट हो गए, कौन कौन से? सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 जहां अपन ने गुड्स की बात की रिवर्स चार्ज लेके, और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा अभी अभी जस्ट अपन ने पढ़ा सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 फॉर सर्विसेज, और मुझे लगता है समझ में आ गया। बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको रिटेन भी हो जाएगा। नाउ वी कम टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 13 सबसेक्शन 4। हमें दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं, मैं भी गुड्स मैं भी सर्विसेज, क्योंकि दोनों की प्रोविजन सेम है, पर अंतर ये है कि 12 सबसेक्शन 4 में गुड्स की बात होगी और 13 सबसेक्शन 4 में सर्विसेज की बात होगी। ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 13 सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाईज थ्रू वाउचर। क्या वर्ड है? आवाज नहीं आ रही। इन केस ऑफ सप्लाईज थ्रू वाउचर बाय वाउचर। तो दिमाग में जोड़ दो, कभी आपके पास कोई वाउचर आए? यदि तुम्हारे पेरेंट्स किसी एमएनसी या कोई नॉन या कोई रिलेटिव यदि आपका एमएनसी या बड़ी कंपनी में जॉब करता है तो आपने नोट किया होगा बहुत बार आपके वाउचर होते हैं, 100 पर स्टॉप के 4000 का वाउचर। कई कंपनी वाले क्या करते हैं, पैसा देने की बजाय उनको वाउचर दे देते हैं। और आजकल तो क्या हो गया कि रक्षाबंधन दिवाली आपके कोई कजन्स आते हैं, कपड़े तो किसी को समझ आते ही नहीं है, और कपड़ों की कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि कपड़े कितने के आते हैं बेटा? 200 रुपए के, 2000 के, 20,000 के, 2 लाख के। पता चलता है क्या? जब तक कि ब्रांड नेम ना देखो। समझ में? 200 रुपए में कपड़े आ जाते हैं, किसी को किसी का पसंद नहीं आता, क्या है कपड़े ऊपर उठा के लिए बिल्कुल भिखारी वाले। पता है भैया, आपको किसी का टेस्ट का पता ही नहीं है, उनको कैसा पहनता है, उसका क्या चॉइस है, क्या स्टाइल है। ऑलरेडी हो सकता है कि जो कलर आप दे रहे हो उसका ऑलरेडी पहनना पड़े, वो कलर पहनता ही नहीं जो आपको अच्छा लगता हो। सबकी अलग अलग चॉइस है बॉस। तो आजकल लोग क्या करते हैं, वाउचर दे दो। वाउचर समझ में आता है? वाउचर 100 स्टॉक का वाउचर दे दिया, किसी कंपनी का वाउचर दे दिया, वहां पे जाके क्या करना, शॉपिंग करके आ जाए। तो यहां पे हमें किसके एंगल से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। यहां पे हमें बात करनी पड़ेगी कि कोई भी सप्लायर के एंगल से जो अपना वाउचर दे रहा है लेकिन सप्लाईज अभी हुई नहीं। एग्जाम्पल पे आता हूं, लेकिन पहले अपन जनरल बात कर लेते हैं। वाउचर आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैं समझाता हूं। जैसे 100 पर स्टॉप है तो उसके वाउचर है, या तो एग्जाम्पल में 2000 रुपए की डील है कि आपको पता है 500 रुपए का भी होता है, 1000 का भी होता है, 2000 का भी होता है। जैसा आप 100 पर स्टॉप को बोलो वैसा वो वाउचर बना के आपको दे देगा। लाइफ स्टाइल के भी वाउचर्स होते हैं, ठीक है। वी टेक ए एग्जाम्पल, यस रेडी एवरीवन। तो यहां पे हम बात करें कि कोई भी सप्लाई नहीं, यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि गुड्स या सर्विसेज, दोनों की बात कर रहा हूं। ये प्रोविजन कॉमनली एप्लीकेबल है गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी, दोनों का सेम कंक्लूजन है, इसे अपन दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। तो यहां पे सीसीडी वाला भी हो सकता है, सर्विसेज वाला, मूवी थिएटर वाले भी हो सकते हैं जो भी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई गुड्स वाला भी हो सकता है जो कोई कपड़े बेच रहा हो या जूते बेच रहा हो। तो अपन जूतों की बात कर लेते हैं। तो देयर इज ए फुटवियर शोरूम। क्या रहता है ये? जूते ले लो, जूते 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 जूते। यहां पे आइसक्रीम मिलेगी क्या? रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला। सर नाम से इंडिकेट कर रखा है फुटवियर शोरूम। ये पर्सन क्या बेचता है? ओनली जूते, फुटवियर्स। समझ में आ रही बात? तो ये एक कंपनी है जिसके जूते बहुत फेमस है, मार्केट में सेल करता है। नाउ देयर इज ए कंपनी विप्रो, आईटी कंपनी। ये आईटी कंपनी ने फुटवियर शोरूम से कांटेक्ट किया। क्या कांटेक्ट किया? वी नीड
वाउचर्स, हमें क्या चाहिए? वाउचर चाहिए। कितने वाउचर चाहिए? 10,000 वाउचर चाहिए हमारे एम्प्लॉइज को देने के लिए। समझ में आ गई बात? तो यहां पे ये फुटवियर शोरूम ने अपने 500 रुपए का वाउचर फॉर एग्जांपल किसको दिया? विप्रो को दिया। किसको दिया? विप्रो कंपनी का जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको उन्होंने वाउचर बना के दे दिए, जितने भी वाउचर रिक्वायर्ड थे। 10,000 वाउचर रिक्वायर्ड थे, 500 रुपए के 10,000 वाउचर बना दिए। 500 रुपए का एक वाउचर है, ऐसे कितने वाउचर बनाए? 10,000। तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर कोई भी डेट हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल आज का डेट है बेटा 13 जुलाई 2026। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी कुछ समझाया ही नहीं, कंफ्यूजन कहां से आएगा? समझ में आ रही बात? अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यहां पे तो सिंपल होता है कि एक फुटवियर शोरूम है, तो विप्रो कंपनी के मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया, भैया वी नीड 10,000 वाउचर। इसने बोला ठीक है, वाउचर इशू कर दिया। कितने वाउचर दे दिए? 10,000 वाउचर दे दिए 13 जुलाई 2026 को। कब दिए? 13 जुलाई 2026 को। कितने? 10,000 वाउचर्स। कोई कंफ्यूजन्स? फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट मिल गया, वैसे ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन ज्यादा बार्गेन नहीं किया तो 10% डिस्काउंट इन्होंने ले लिया। तो डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कौन करेगा? जिन्होंने वाउचर लिया है। तो वाउचर किन्होंने लिया है? विप्रो ने 10,000 वाउचर लिए, 500 रुपए का एक वाउचर है, लेकिन 10% डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि एक दो वाउचर थोड़ी ले रहे। कितने? 10,000। तो 500 रुपए की जगह उन्होंने कितना पेमेंट किया? 450 रुपए पर वाउचर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ये पेमेंट कर दिया 13 जुलाई को या 12 जुलाई को, एक दिन पहले, या 14 जुलाई को, कोई भी डेट आप ले सकते हो। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? गुड मॉर्निंग। समझ में आ रही बात? भैया सप्लायर ने वाउचर दे दिया 13 जुलाई को, और जनरली आपको पता होगा वाउचर ये किसने देखा है, तो ईमानदारी से बताना किन किन ने प्रैक्टिकली वाउचर देके और रिडीम्ड भी किए, यूज भी किए। एक दो, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वाउचर के केस में टर्म्स एंड कंडीशन पूरी लिखी हुई होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने पीरियड के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं होता कि इनडेफिनेट पीरियड होता है, उसमें लिखा हुआ होता है दिस इज वैलिड फॉर अप टू 31 जुलाई, या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 31 दिसंबर। ऐसा प्रॉपरली लिखा हुआ होता है कि वाउचर इतने पीरियड के लिए वैलिड है, ये यहां यूज किया जा सकता है। और कभी कभी तो ये भी लिखा हुआ होता है ओनली इन्हीं प्रोडक्ट के अगेंस्ट। जैसे मैंने मूवी का वाउचर दिया पीवीआर आइनॉक्स ने, तो वो लिख देगा ओनली एप्लीकेबल फॉर मूवी, नॉट एप्लीकेबल फॉर समोसा, क्योंकि आइनॉक्स में समोसा भी मिलता है ना बेटा, तो लिख देते भैया समोसा नहीं खाने का, समोसा नहीं, समोसा खाने का, लेकिन ये वाउचर यूज करके समोसा नहीं मिलेगा। ये वाउचर किसका है? मूवी का, लिखा हुआ होता है उसमें। तो ये वाउचर कौन दे रहा है बेटा? मैं थोड़ा सा वाउचर के बारे में बता रहा था, समझ में आ गया होगा वाउचर क्या है। तो ये वाउचर किसने दिया? फुटवियर शोरूम ने दिया। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर 13 जुलाई, और डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन है? विप्रो। तो विप्रो ने पेमेंट कब किया? 14 जुलाई 2026। कोई कंफ्यूजन? अभी वाउचर किसके पास आ गए? विप्रो के पास। तो विप्रो ने क्या किया? वाउचर्स प्रोवाइडेड, किसके? ये वाउचर सब, वैसे तो ये फुटवियर शोरूम के, लेकिन भैया तुमने दे दिया ना, तुम्हारा काम खत्म। तो ये फुटवियर, ये वाउचर किसके? अब विप्रो के। अब विप्रो की मर्जी है कि वो किसको देना चाहे। तो दीज वाउचर्स आर प्रोवाइडेड, दीज वाउचर्स आर प्रोवाइडेड बाय द विप्रो टू इट्स ऑल एम्प्लॉइज। इंडिपेंडेंस डे कब आता है? ये तो पता है तुम लोगों को। तो 15 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस डे के दिन विप्रो ने अपने सारे एम्प्लॉइज को वाउचर्स दे दिए। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? क्योंकि ये तो उसकी मर्जी ना कि वाउचर कब दे।
वाउचर देने पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वाउचर के थ्रू सप्लाई हो रही है। एक बार जो वाउचर दे दिया वो बिल्कुल पैसे की तरह, जैसे आपके पास 500 का जो नोट होता है मनी होता है, तो वाउचर भी मनी होता है। वाउचर का मतलब है कि जितना अमाउंट उसमें लिखा हुआ है 350, 250, उतना आप आर्टिकल ले सकते हो, मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज, जो भी अवेलेबल है, जिसका वाउचर आपके पास है। समझ में आ रही बात? अभी एम्प्लॉइज क्या करेंगे बेटा? एम्प्लॉइज वाउचर का क्या करेंगे? रिडीम्ड, यूज्ड। हो सकता है कि 15 अगस्त को ही पहुंच जाए वो एम्प्लॉइज, वो खुद भी रिडीम कर सकते हैं। कौन? एम्प्लॉइज। क्योंकि वाउचर किसका है? वाउचर तो वैसे ही जो ओरिजिनली इशू किया था वो तो फुटवियर शोरूम ने किया था, किसको दे दिया? विप्रो को दे दिया। अब विप्रो ने क्या किया? किसको दिया बेटा? एम्प्लॉइज को दिया कि तुम जाओ और पार्टी करो। तो एम्प्लॉइज खुद भी जाके क्या कर सकते हैं? रिडीम्ड कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉइज ने रिडीम सेम डे नहीं किया, फ्यूचर में भी रिडीम कर सकते हैं, 1-2 महीने बाद भी, जब तक वो वाउचर वैलिड है। और ये वाउचर एम्प्लॉइज अपने गर्लफ्रेंड को दे सकता है, उनका पर्सनल मैटर बेटा। तो वाउचर एम्प्लॉय को दिया, और एम्प्लॉय ने किसको दिया बेटा? किसको दिया? गर्लफ्रेंड को। और गर्लफ्रेंड ने किसको दिया? बॉयफ्रेंड को। पर्सनल मैटर बेटा। हाँ, पर्सनल मैटर उनका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बॉयफ्रेंड ने किसको दिया? अपने बेटे को दिया। जो भी उनका मैटर है, चलने दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हेलो। तो अब ये जो वाउचर है, हो सकता है सेम एम्प्लॉइज, हो सकता है उसके फैमिली मेंबर्स, हो सकता है उसके रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्यूचर में जब भी वो जब रिडीम्ड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, रिडम्पशन मतलब रिडीम, रिडीम मतलब यूज्ड। वो वाउचर आपने यूज कब किया? कब किया? कभी भी। हो सकता है एम्प्लॉइज ने सेम डे किया, हो सकता है गर्लफ्रेंड ने 2-3 महीने बाद किया हो, सेम एम्प्लॉइज ने 3 महीने बाद किया हो सकता है बॉयफ्रेंड यूज करे, हो सकता है बेटा यूज करे, हो सकता है कोई और यूज करे। समझ में आ रही बात आपको एवरीवन? तो डेट और रिडम्पशन ऑफ वाउचर फॉर एग्जांपल 5 अक्टूबर 2026। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? जीएसटी की लायबिलिटी कब राइज होगी? पहली बात, जीएसटी नॉर्मली कौन पे करता है? सप्लायर। यहां पे सप्लायर कौन है? यस, फुटवियर शोरूम ने अपना वाउचर दिया जिससे आप जूते खरीद सकते हो। तो फुटवियर शोरूम ने वाउचर कब दे दिया? तो गवर्नमेंट कहती है भैया तूने तो वाउचर दे दिया। अब वाउचर हो सकता है कि वो सेम डे रिडीम हो, 2 महीने बाद रिडीम हो, 4 महीने बाद रिडीम हो, तुमने तो वाउचर दे दिया ना, तो भैया किस बात का वेट कर रहे हो? आप तो टैक्स पे कर। और आपको पता भी है ये वाउचर किसका है? वाउचर किसका है? फुटवियर शोरूम का। तो यहां पे क्या मिलता है? जूते। तो जूते के ऊपर आपको जीएसटी का रेट पता ही है, तो क्यों वेट करने का है? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। दैट मीन्स कौन सी डेट? 13 जुलाई 2026। क्योंकि जीएसटी कौन पे कर रहा है यहां पे? कौन जीएसटी पे करेगा? सप्लायर। सप्लायर कौन है? फुटवियर शोरूम। क्योंकि यहां पे किसकी सप्लाईज हो रही है? सप्लाईज टू वाउचर। कौन सी सप्लाईज? जूतों की। तो जब भी फुटवियर शोरूम अपना वाउचर इशू करता है, उसी समय क्या करेगा? जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। चाहे वाउचर 1 महीने बाद रिडीम्ड हो, 1.5 महीने बाद रिडीम्ड हो, 2 महीने बाद रिडीम्ड हो, 3 महीने बाद रिडीम्ड हो, 4 महीने बाद रिडीम्ड हो, इतना वेट नहीं किया जाता। जैसे आपने वाउचर इशू किया, गवर्नमेंट कहती है कि जीएसटी लायबिलिटी आपकी अराइज हो गई। यदि किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो 3 मिनट और रुक जाओ, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसके बाद ये पूरा पॉइंट आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? गुड मॉर्निंग। यहां पे मैं एग्जांपल वही पुराना बिग बाजार की बात कर रहा हूं। बिग बाजार की जगह आप लाइफ स्टाइल कर दो, बिग बाजार की जगह आप यहां पे क्या कर दो? शॉपर स्टॉप। तुम में से कोई शॉपर स्टॉप कभी गया है? शॉपर स्टॉप कोई गया है? सभी जाते हैं। वहां पे क्या मिलता है?
वी मार्ट क्या है? वी मार्ट, वी मार्ट तो गए, चलो इसको बिग बाजार की जगह, बिग बाजार तो बंद हो गया ना, इसको लिख दो वी मार्ट। तुम्हें से कौन कौन गया है वी मार्ट? वी मार्ट भी नहीं गए, पता होगा लेकिन नॉलेज होगी वी मार्ट में क्या मिलता है। क्या मिलता है बेटा वी मार्ट में? कपड़े मिलते हैं बस, आगे तो बोलो क्या मिलता है, तुम्हें नहीं पता। हाँ डी मार्ट कर लो, डी मार्ट में क्या मिलता है? सब कुछ का मतलब। चलो वी मार्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, डी मार्ट ही कर देते हैं। हाँ डी मार्ट ज्यादा फेमस है, चलो डी मार्ट। डी मार्ट तो शायद सबको पता है, सबको पता है डी मार्ट। प्यारी बच्ची, प्यारा बच्चा तुम बताओ तब तक। हाँ डी मार्ट में क्या मिलता है? कपड़े भी मिलते हैं वहां पे, जूते भी मिलते हैं शायद, बाकी यूटेंसिल जितने भी आपके घर के सामान है वो भी मिलते हैं, टॉयज भी मिलते हैं, स्टेशनरी का सामान भी मिलता है, दालें भी मिलती है, बादाम में मिलता है, काजू में मिलता है, चॉकलेट भी मिलती है, टॉफीज भी मिलती है, डॉट 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 डॉट। मतलब यहाँ पे वेराइटी ऑफ गुड्स है सर, वेराइटी ऑफ गुड्स है तो ओ जूतों के ऊपर जीएसटी का रेट अलग होगा, कपड़ों के ऊपर जीएसटी का रेट अलग हो सकता है, खाने पीने की चीजों के ऊपर जीएसटी का रेट अलग हो सकता है, चॉकलेट के ऊपर जीएसटी का रेट अलग हो सकता है। तो यदि डी मार्ट ने अपना कोई वाउचर दिया 2000 रुपए का, तो ये भी अपन डिटेल में लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहां पे किसका वाउचर है? डी मार्ट। सप्लायर कौन है? डी मार्ट। हेलो कौन है? डी मार्ट। समझ में आ रही बात? और ये कौन सी कंपनी है? टीसीएस। टीसीएस को नींद नहीं है, विप्रो ने दिया, तो क्या हम पीछे रहेंगे? तो में पीछे नहीं रहेंगे। तो टीसीएस ने क्या किया? डी मार्ट को बोला वाउचर देने भैया। तो यहां पे वाउचर कितने का लिया? उन्होंने 500 रुपए का वाउचर दिया था टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हम 2000 का वाउचर देंगे अपने एम्प्लॉइज को। तो यहां पे डी मार्ट, बिग बाजार लिखा हुआ है लेकिन बिग बाजार तो अभी नहीं, तो उसकी जगह क्या कर लो? डी मार्ट। तो डी मार्ट ने 2000 का वाउचर किसको दिया? टीसीएस को। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेटा सेम रखेंगे जिससे कंपेरिजन इजी रहेगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, डेट ऑफ इशू वाउचर क्या रखा था बेटा? 13 जुलाई 2026। लॉक कर दूं? वाउचर किसने दिया बेटा? डी मार्ट ने अपना 2000 रुपए की वर्थ का वाउचर टीसीएस के मैनेजमेंट को दिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने भी 12,000 वाउचर दिए। कितने अमाउंट के? 2000 रुपए के। कितने के? 2000 रुपए के। और इसने भी 10% डिस्काउंट ले लिया और 1800 रुपए का पेमेंट, 1800 रुपए का पेमेंट, क्योंकि डी मार्ट में पहले ही प्राइस कम है। और ऊपर से क्या किया? 2000 रुपए की वर्थ आपको 1800 रुपए के अंदर मिल गई। समझ में आ रहा है? तो डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट किसने किया? टीसीएस ने। किसको पेमेंट किया? डी मार्ट को। पेमेंट का डेट क्या लिया था याद है? 14 जुलाई, अगले दिन 14 जुलाई 2026। लॉक कर दूं? ये पेमेंट दे दिया। किसने दिया? टीसीएस ने डी मार्ट को दे दिया। अब टीसीएस यहां पे फोटो के अंदर 2 ही एम्प्लॉइज दिखाए, बहुत सारे एम्प्लॉइज, 12,000 एम्प्लॉइज। तो टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉइज को क्या किया? वाउचर दे दिया। इनको पहले पता चल गया था कि 15 अगस्त को देंगे, तो उन्होंने पहले ही दे दिया। लेकिन अपनो डेट सेम रखनी है, तो डेट सेम ही रख लेते हैं। तो डेट ऑफ या वाउचर प्रोवाइडेड, डेट ऑफ वाउचर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज। तो टीसीएस ने अपने एम्प्लॉइज को सारे वाउचर दे दिए 2000 रुपए की वर्थ के। कौन सी डेट को दिए थे? 15 अगस्त 2026, यही था ना? अभी वाउचर किसके पास आ गए बेटा? एम्प्लॉइज के पास। एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं? सेम डे, क्योंकि 15 अगस्त को जनरली क्या होता है? सेल लगती है डीमार्ट में, तो हो सकता है सेम डे। कुछ लोग भैया वहां पे वैसे ही भीड़ होगी, जाएंगे नहीं 15 को, तो एम्प्लॉइज हो सकता है सेम डे को रिडीम करे, हो सकता है कि सेम डे को रिडीम ना करे, 1-2 महीने बाद रिडीम करे। हो सकता है कि वो डीमार्ट का एम्प्लॉई, मतलब डीमार्ट का नहीं, वो टीसीएस का एम्प्लॉई वो वाउचर किसको दे दे? वही अपनी गर्लफ्रेंड को दे दे,
गर्लफ्रेंड किसको दे दे? अपने बॉयफ्रेंड को दे दे, और बॉयफ्रेंड किसको दे दे? अपने बेटे को दे दे। अब बेटे ने उस वाउचर को क्या किया? 2 महीने बाद रिडीम किया। दैट इज द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। क्या लिया था मैंने पहले वाले में? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। क्या डेट ली थी? 5 अक्टूबर 2026। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो नहीं हो सकता। वैसे तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जैसे ही वाउचर दिया जीएसटी पे कर दे, तो अब डीमार्ट वाला क्या बोलेगा? डीमार्ट वाला क्या बोलेगा? मुझे जीएसटी पे करना है। कब पे करना है? 13 जुलाई को। बताओ रेट ऑफ जीएसटी क्या लो? बात सही है, जिस दिन वाउचर दूंगा उस दिन आप टैक्स ले लो, लेकिन भैया मुझे बताओ तो सही, जीएसटी का रेट क्या लूंगा? ओम आगे का भविष्य बता दो कि 2 महीने बाद वो वाउचर किसके पास होगा? वो क्या खरीदेगा? बिस्किट खरीदेगा, या जूते खरीदेगा, या कपड़े खरीदेगा, या टॉयज खरीदेगा, स्टेशनरी खरीदेगा, या दाल खरीदेगा, या बादाम खरीदेगा? बताओ भविष्य आ जाए सामने। गवर्नमेंट बोलती है क्यों मजे ले रहा बिना मतलब के? भैया गवर्नमेंट बोलती है जिस दिन वाउचर दिया उस दिन जीएसटी पे कर दो, लेकिन यहां पे जिस दिन वाउचर इशू किया जा रहा है उस समय आप जीएसटी पे कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीएसटी का रेट आपको पता है क्या? अभी आपको पता है क्या सप्लाई होगी? सर यहां पे पता था क्या? यहां पे पता था, यहां पे पता था, जूते 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 जूते। यहां पे रसगुल्ला मिलता ही नहीं है। कोई जूते के शोरूम में कोई बोलता है रसगुल्ला देना 2 किलो? नहीं, तुम्हें से कोई करता? तुम करते हो? तो मजाक करता था। मैंने पहले ही बोला था, पहले मैंने बोला था मैं एंटरटेनमेंट अलग से बिलीव नहीं करता। प्रोफेशनल का एक स्टाइल है, वो एंटरटेनमेंट पढ़ाई में इन्वॉल्व को होता है, ये रूल है एक। यदि अलग से यदि आपने एंटरटेनमेंट कर लिया तब तो आपको पढ़ाई करने का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको 2 घंटे थोड़ी पढ़ना है, आपको तो 12, 13, 15 घंटे पढ़ना है। जब आपको इतने घंटे यदि पढ़ना होता है, इसका मतलब ये कि आपका जो एंटरटेनमेंट है, जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, वो पढ़ाई में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? यहां फुटवियर शोरूम है, सप्लाई आइडेंटिफिएबल है। क्या वर्ड यूज किया अपने? यस, ये सप्लाई आइडेंटिफिएबल है जब पता है कि क्या सप्लाईज हो सकती है। या तो लिमिटेड प्रोडक्ट में डील करता है, या उसने अपने वाउचर में लिख दिया है कि यही सप्लाई होगी, तब तो सप्लाई आइडेंटिफिएबल है। और यदि सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो जीएसटी की लायबिलिटी कब राइज होगी? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। क्या बोला मैंने? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। लेकिन जो अपन ने एग्जांपल दिया डीमार्ट का, क्या यहां पे सप्लाई आइडेंटिफिएबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर? हेलो हेलो, क्या सप्लाई आइडेंटिफिएबल है? सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है। ये तो तब पता चलेगा जब जिसके हाथ में वाउचर होगा, जो वाउचर होल्डर होगा, जब वो सप्लाईज लेगा तब पता चलेगा। ओके तूने बिस्किट लिया, ओके तुमने जूते लिए, ओहो तुम्हें कपड़े समझ में आए, ओहो तुम्हें चॉकलेट खानी थी, तुम्हें टॉफीज के डिब्बे लेने थे, तुम्हें तो किंडर जॉय लेनी थी। क्या किया? बात समझ में आ रही है? बादाम के पैकेट लेने थे, ये ढोकला ढोकरी जो तो बादाम के पैकेट ही लेते। और घर पे जाके ऐसे फालतू बात नहीं करना, पहले बोलता हूं मैं, हाँ मैं बड़ा रिस्पेक्ट वाला आदमी हूं, लेकिन क्लास में थोड़ा बदतमीज हो जाता हूं, सिर्फ क्लास के अंदर क्योंकि जो मन में आता है बोलता हूं, क्योंकि एंटरटेनमेंट करना होता है ना, इसलिए। क्या किया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब जो भी लिया, ये कब पता चलेगा कि आपकी सप्लाई फिक्स हो गई? कब होगा? जब वाउचर रिडीम्ड होगा, जब वाउचर यूज्ड होगा। समझ में आ गई बात? तो कितने केसेस है? 2 केसेस है। तो 2 एग्जांपल आपको समझ में भी आ गया होगा। इन एग्जांपल से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले एग्जांपल के अंदर आवाज नहीं आ रही? सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, बोलेंगे मेरे साथ, सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। तो हमने क्या लिया? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। वाउचर के टाइम जीएसटी पे कर दो, वाउचर रिडीम होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाले में अपन ने क्या किया? यदि सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डीमार्ट, तो यदि यहां पे सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, क्योंकि यहां तो बहुत सारे आइटम मिलते हैं, तो जब वाउचर रिडीम्ड होगा, जैसे यहां पे एम्प्लॉइज ने क्या लिए? इनको बिस्किट खाने थे, तो उन्होंने क्या किया? बिस्किट के पैकेट ले लिए 2000 के,
क्योंकि सुबह से लेकर रात तक से बिस्किट ही खाते तुम्हारी कैटेगरी के बच्चे, हम भी तो यही खाते हैं। क्या अगर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ, आवाज नहीं आ रही, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, दैट मीन्स 5th अक्टूबर 2026, नॉट 13 जुलाई। और मुझे लगता है कि दोनों एग्जाम्पल माइंड में सेट हो गए, और अपना तो स्टाइल ही अलग है। अपन तो पहले प्रोविजन बना लेते हैं और बाद में प्रोविजन, अब स्टार्ट होता है हमारा प्रोविजन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 मे बी गुड्स मे बी सर्विसेज। तो यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज यदि आप सप्लाई करते हो, प्रोवाइड करते हो थ्रू वाउचर, तो इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा? 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा। पहली कैटेगरी, if supply is identifiable at the time of issue of voucher, और if supply is not identifiable, यदि identifiable है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और ये सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट और रिडम्पशन ऑफ वाउचर, डेट और रिडम्पशन ऑफ वाउचर। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। अपना टाइम भी हो गया और अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।